किसी इंसान की कामयाबी में जेमस्टोन्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विश्वास। जी। विश्वास पहले आपको रत्नों से ज़्यादा रत्न कहाँ से रेकमेंड किए जाते हैं। अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करेगी उसे क्या पहनना चाहिए? जैसे बहुत लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं जी। पता, उसके लिए हस्तरेखा है। ओके। हस्तरेखा के थ्रू हम रेकमेंड कर सकते हैं। जी। और एक ये जेमस्टोन में एक बहुत बड़ा डर जो है कस्टमर का रहता है, बिकॉज दे आर फेयरली एक्सपेंसिव, कि वो असली है या नकली है। ये एक बहुत बड़ा कॉमन डर है हर आदमी को कि सही जेमस्टोन को कैसे पहचाने। किसी ऑथेंटिक लैब के ऊपर ही विश्वास करो। 90% लैब भी फ्रॉड है, ये मैं बिल्कुल Okay, कैमरे आपको के मतलब सामने बोल रही हूँ। प्रैक्टिकली ये रत्न भाग्य बदल सकते हैं? ज्योतिष आपके प्रारब्ध को ही बताता है। क्या शादी विवाह के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है? देखिए, ये तो एक विश्वास का सब्जेक्ट है। तो मांगलिक होता क्या एग्जैक्टली और अगर कोई मांगलिक है तो समाधान क्या है उसका? नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी मान्यता है। हमने बचपन से देखा है, हर आदमी, हर परिवार का सदस्य, हर रिश्तेदार कोई ना कोई जेमस्टोन ज़रूर पहनता है। कई लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ये अंधविश्वास है, कई लोगों का उसमें अगाध आस्था है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट श्वेता सिंह से। श्वेता जी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और जेमकारा इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़े हुए हैं। तो मैम नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और हमारे पॉडकास्ट पे आए। और एस्ट्रोलॉजी को लेके और जेमस्टोन्स को लेके इन पर्टिकुलर काफ़ी सवाल हैं दर्शकों के और हमारे, तो उसी के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। एसेंशियली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जेमस्टोन्स हैं क्या और कैसे काम करते हैं। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी ओर से, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया एंड बुलाया। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी प्रश्न हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और जो भी मुझे ज्ञान है, जो भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं आपको अपनी ओर से पूरी चीज़ आंसर करने की कोशिश करूंगी। एंड जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि जेमस्टोन क्या है, देखिए, बहुत टाइम से मैं इससे जुड़ी हूँ, एक लंबा समय हो गया है जो मैंने जेमस्टोन के बारे में समझा है। देखिए, जेमस्टोन तो बहुत सारे हैं, काइंड ऑफ एक ये खनिज है, मिनरल है, ज़मीन के अंदर से निकलता है। और ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों के आने से पहले जेमस्टोन या रत्न आप कह लीजिए, उसका निर्माण पृथ्वी के अंदर होता रहा। पृथ्वी को रत्नगर्भा भी बोलते हैं, मतलब उनके गर्भ में रत्नों का भंडार है। और रत्नों का जो महत्व है, रत्न देखिए, हम लोग अपने भारत राष्ट्र में 9 रत्नों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो रत्नों को हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से ही जोड़ के देखते हैं, जो कि वैदिक रत्न है। ये 9 रत्न वेदों में इनका नाम मेंशन है, तो उन्हीं 9 रत्नों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। बट रत्न बहुत प्रकार के हैं, मोर देन 200-300 काइंड्स ऑफ रत्न विभिन्न देशों में, पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। जैसे कि आप इंडिया में जो वैदिक रत्न हैं, जो 9 रत्न हैं, आप ये देखोगे कि जब अखंड भारत था तो कहीं ना कहीं भारत साम्राज्य के अंदर ही ये 9 रत्न आते थे। जैसे बर्मा, जी, जैसे आप देखोगे कि ओल्ड बर्मा का रूबी बड़ा फेमस है, तो बर्मा कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। श्रीलंका के सफ़ायर्स हैं, नीलम, पुखराज, वाइट सफ़ायर, जितने भी सफ़ायर्स हैं, तो श्रीलंका भी कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। और जो 9 रत्न हैं वो भारत के ही मूल से जुड़े हुए हैं। और वैसे तो बहुत सारे यहाँ के इतिहास का और वेदों का हिस्सा है। तो ये जो 9 रत्न हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी से हम जोड़ के देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैशन जेमस्टोन्स भी हैं, लोग फैशन के भी अकॉर्डिंग जेमस्टोन्स को पहनते हैं। जी। और तो एसेंशियली किसी इंसान की कामयाबी में जेमस्टोन्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं? मतलब लोग बिना उसके भी कामयाब हुए, काफ़ी लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, काफ़ी लोगों की बहुत अगाध आस्था है, मैंने देखा है। और उन्होंने जीवन में परिणाम देखे भी हैं, मतलब उनका ये मानना है कि ये परिणाम जो हैं ये राशि रत्नों की वजह से आए मेरे जीवन में। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये आपकी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो विश्वास पहले आपको रत्नों से ज़्यादा, रत्न कहाँ से रेकमेंड किए जाते हैं। जैसे रत्नों को अगर आप एक हीलिंग जेमस्टोन या हीलिंग रत्न के तौर पर अगर आप देखते हो, तो उसमें इन 9 रत्नों का बहुत महत्व है।
और ये 9 रत्न उन 9 ग्रहों से रिलेटेड हैं जो एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं। वही 9 ग्रह आज के विज्ञान में हमारे सोलर सिस्टम में भी हैं। अब आप देखिए हजारों सालों पुराना जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, जैसे वेद शास्त्र है वैसे एक ज्योतिष शास्त्र भी है। तो उन ज्योतिष में वही 9 ग्रह हैं जो आज हमें विज्ञान में पढ़ाया जाता है ना। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सेम प्लैनेट्स हैं जो ज्योतिष ने बहुत पहले प्रमाणित कर दिया था। तो उन जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनको अगर हटाया जाए तो बाकी के 7 ग्रह हैं। उन 7 ग्रहों के अपने 7 कलर्स हैं जो रेनबो के कलर्स हैं। तो वही 7 कलर रेनबो में भी रिप्रेजेंट होते हैं और वही 7 कलर्स के जेमस्टोन्स हैं। राहु केतु का जो रंग है वो छाया ग्रह होने की वजह से ग्रे कलर है, जो कि ग्रे एंड गोमूत्र का कलर है जो राहु का स्टोन है। बट वो जो 7 ग्रहों के एक्चुअल रंग है ना, जो विज्ञान भी कहता है, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, उन्हीं 7 रंग के ये जेम स्टोन्स हैं जो कि बड़े कलरफुल होते हैं और वेदों द्वारा प्रमाणित है। ये ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। तो जब कोई इंसान उसको विश्वास के साथ धारण करता है तो कहीं ना कहीं वो उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और कामयाबी से अगर हम इसको जोड़ें तो ऑब्वियसली अगर आप विश्वास करते हो, आपको कहीं जाना है, सपोज करो आप एक पूछते जा रहे हो या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जा रहे हो, आप पहुंचोगे तो सही बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आपने गूगल मैप लगा लिया तो आप वहाँ पहुंचोगे और सरल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो यही है रत्न। और जो कामयाब लोग हैं, बहुत लोग नहीं भी पहनते, तो ऐसा नहीं है कि जो रत्न नहीं पहनेगा वो नहीं कामयाब होगा। सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना कर्मा है। हाँ, रत्न आपके जीवन को थोड़ा आसान बना देते हैं। और किस किस तरह की समस्याओं में आपकी हेल्प कर सकते हैं? मतलब फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद कर सकते हैं? जी देखिए, सिर्फ समस्या में ही नहीं, समस्या में तो ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। वो आपको एक बहुत मतलब आप अगर किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो तो वो पूरा कुंडली को रीड करके वो बताएंगे कि भाई आपका रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए ये वाला रत्न है, आप पहन लो, डेफिनेटली उससे हेल्प होगा। एंड सेकेंड चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि समस्या है तो ही पहनो। आपको जीवन में कुछ पाना है, बहुत आगे जाना है, तो उसमें रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। वो आपको समस्या के ऊपर एक आपने जो गोल है, जो आपकी लाइफ का एक गोल आपने सेट किया है, वहाँ पहुँचना बहुत आसान कर देता है। अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है जी, तो वो कैसे डिसाइड करेगी उसे क्या पहनना चाहिए? या एसेंशियली जन्म कुंडली पहला स्टेप है, पहले वो जन्म कुंडली बनवा के ही ये सब पता किया जा सकता है या उसके बिना भी हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली ज्योतिष जो है वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बर्थ चार्ट बनता है। तो उसके द्वारा रिकमेंडेशन रत्नों का होता है, वो बहुत आसान है उससे रिकमेंड करना। बट अगर जैसे बहुत लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली पहले के वक्त में काफी जी उसके लिए हस्तरेखा है। हस्तरेखा के थ्रू हम रेकमेंड कर सकते हैं। और जिनको बहुत सारे, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ तो सही से याद है, समय अप्रॉक्स याद होता है कि हो सकता है कि 9 से 9:30 बजे के बीच में मेरा जन्म हुआ हो। आजकल तो क्या हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रहता है, पहले तो माएँ अंदाजे से बताती थी कि सुबह हुआ था तो 6 बजे के आसपास, तो एग्जैक्टली वो जी हाँ, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जनरली 2 घंटे में एक कुंडली बदलती है मेजर लेवल पे। हाँ जी, तो हम लोग उनके पर्सनालिटी को मैच करते हैं कि कि उस कुंडली के, तो उससे वो तो बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। बट जिसको बिल्कुल भी टाइम का अंदाजा नहीं है, देन हम कहते हैं कि भाई आप हस्तरेखा पर जाओ। और एक ये जेमस्टोन में एक बहुत बड़ा डर जो है कस्टमर का रहता है, बिकॉज दे आर फेयरली एक्सपेंसिव, है ना। जितनी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी तो अच्छे महंगे होते हैं। तो कि वो असली है या नकली है, ये एक बहुत बड़ा कॉमन डर है हर आदमी को कि सही जेमस्टोन को कैसे पहचाने। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए कस्टमर को? बेसिकली देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जितने भी कस्टमर आते हैं उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, ऑथेंटिसिटी। हम कैसे विश्वास करें कि आप जो रत्न दे रहे हो वो असली है कि नकली है। तो देखिए, ये कोई भी इंसान बहुत जल्दी तो अपनी परख इतनी नहीं बढ़ा सकता कि वो परख ले कि असली है कि नकली है। देन आपको एज ए कस्टमर एज ए एक्सपर्ट आप बना सकते हो, एज ए कस्टमर मैं कैसे बनाऊंगा? जी। तो देखिए, हज़ारों लैब हैं इंडिया में, और जहाँ भी रत्नों का हब है, चाहे सूरत है, चाहे जयपुर है, या फिर दिल्ली, जहाँ भी हब है वहाँ पर आपको लैब भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक रेपुटेड और
सही लैब चुनना है, आप उसी पर विश्वास कर सकते हो। तो सही लैब की जानकारी होनी चाहिए और वहीं से टेस्ट करा के देन आप समझ सकते हैं कि ये असली है या नकली है। जी, एक सवाल ये था कि क्या रत्नों की रीसेल होती है? बिकॉज मैंने सुना है कि आइडियली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर होगी तो किसने कुछ वो फिर अगर किसी को रीसेल होगा तो वो एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। क्या ये सही में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? मतलब उनका अगर नेगेटिव एनर्जी किसी की पहने हुए रत्न अगर कोई दूसरा पहन ले तो? देखिए, रत्न एक एनर्जी को एक फ्रीक्वेंसी पर कैच करते हैं। रत्न हीलिंग रत्न जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं, एक्चुअली तो अगर अननोन द्वारा पहना हुआ है तो वो रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए, रत्न दो तरीके से लोग धारण करते हैं। एक होता है कि जस्ट आप ऑर्नामेंटल स्ट्रिंग्स लोग पहन लेते हैं, वो उसमें हाँ लुक्स के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजिकली उसको अभिमंत्रित करके किसी ने धारण किया है, और वो ऑब्वियसली कभी रीसेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है कि आप किसका उतारा हुआ पहन रहे हो, आपको नहीं पता, नहीं पता। और वो इंसान कब किस सिचुएशन में उसको उतारा है। कोई बहुत सुखी रहेगा तो वो तो नहीं उतारेगा, उसका एक विश्वास उससे बना हुआ होता है। और अगर किसी ने बहुत ख़राब सिचुएशन में उतार के रखा है और वो स्टोन आप किसी को दे दो तो वो बहुत गलत चीज़ है। ज्योतिष इसकी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, ज्योतिष शास्त्र इसको। आप उसी का उतारा हुआ रत्न पहन सकते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और वो आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने अपना उतारा हुआ रत्न आपको दे दिया, देन तो आप धारण कर लो। अदरवाइज ये जो रीसेल वाली प्रक्रिया है ये एस्ट्रोलॉजिकली गलत है। आप ऑर्नामेंटल शॉप है, उनकी अपनी इच्छा हो, चाहे जैसे भी करे, बट एस्ट्रोलॉजिकली ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो उतार के एज ए गिफ्ट या एज एन आशीर्वाद कोई दे तो जनरली परिवारों में ही होगा, है ना, कि एक पूर्वज अपने अनुजों को दे सकता है, वो समझ में आता है, बाकी तो कोई क्यों ही देगा। जी, तो आइडियली मतलब रीसेल नहीं करनी चाहिए, नहीं करना, एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट के एंगल से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए रत्न विरासत के तौर पर आते हैं। रत्नों को विरासत मतलब कि पुश्तैनी वो चले आ रहे हैं। जी जी जी, वो एक आशीर्वाद होता है, एक उसको क्या बोलूँ, एक गर्व होता है। हाँ, और अगर गलत रत्न पहन ले कोई, मतलब गलत रिकमेंडेशन पे या गलत जजमेंट पे, तो क्या नुकसान पहुंचा सकता? देखिए, रत्न अगर वैसे तो जो वेदों में लिखा हुआ है कि कोई भी रत्न नुकसान नहीं करते, लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं या फिर हस्तरेखा के द्वारा हम एनर्जी बैलेंस करने की बात करते हैं। अब सपोज करिए किसी के अंदर सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लीडर है, अब आपने उसको और भी रूबी पहना दिया, सूर्य का जो रत्न है, तो वो और ज़्यादा लीडर हो जाएगा। तो कहते हैं यन न्यूनम अधिकम वर्जते, कोई भी चीज़ बहुत कम और बहुत ज़्यादा उसको वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए कुंडली का काम है या रत्नों का काम है जीवन को बैलेंस करना। आपका जीवन बैलेंस है और आपको लगता है कि आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हो कि जहाँ पर कोई भी रत्न की ऊर्जा को आप बैलेंस कर सकते हो, देन तो आप कोई भी रत्न पहनो, कितने भी कैरेट का पहनो। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है किसी भी मनुष्य के अंदर, तब उसको कोई भी रत्न आप उठा के नहीं पहना सकते, देन उसको रिकमेंडेशन चाहिए। अदरवाइज वो उस इम्बैलेंस को और ज़्यादा बिगाड़ देगी। हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर ऑलरेडी ख़राब है, अगर मतलब ओवर पावर भी हो गई, तो ओवर पावर होना भी ठीक नहीं है। और एक चीज़, जैसे आपने कैरेट का जिक्र किया, तो उस जो रत्न है उसके साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है, या और मतलब किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जब आप किसी को रेकमेंड करते हो? तो क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है या साइज़ का फ़र्क पड़ता है, या मतलब किन किन चीज़ों को पैरामीटर में दिखाया जाता है कि आप ये पहनिए, इतने कैरेट का पहनिए? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन मैं समझ पा रही हूँ कि रत्न की पावर को हम कैसे तय करें, है ना। तो जो कैरेट है, कैरेट रत्नों का वेट बताता है। अब अगर सपोज करिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई आप रत्न ले रहे हैं तो थोड़ा कम कैरेट मतलब कम वेट का भी पहनेंगे तो चलेगा। जो रत्नों की क्वालिटी डिसाइड होती है उसके अलग पैमाने हैं। उसके क्या पैमाने? देखिए, वैसे आजकल जो पैमाना है बहुत अच्छा पैमाना है, उससे लोग परिचित भी हैं, बट वो डायमंड में ही सिर्फ परिचित हैं। डायमंड यानी हीरा भी एक रत्न ही है, 9 ग्रहों का एक रत्न है। लेकिन क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा लोग ऑर्नामेंटल उसमें पहनते हैं तो उसके बारे में वो परिचित है। उसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है 4C। 4C मतलब हो गया कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट। और ये चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैरेट मतलब वेट, किसी का वेटेज ज़्यादा नहीं है, मतलब सारी बराबर इक्वल है। हर सी का अपना एक वैल्यू है। कट
मतलब स्टोन की कटिंग अगर बहुत अच्छी हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। आप सिंपल एक एग्जांपल देखो, एक कांच है, आप उस पर लाइट ऐसे क्रॉस करो, आर पार लाइट हो जाएगी। लेकिन अभी आप एक कटा हुआ एक सुंदर सा रत्न है कोई, या फिर प्रिज्म है, आप उस पर लाइट मारो, आप देखोगे पूरा घर जगमग हो गया। सिंपल कटिंग का वो महत्व है कि वो उसी ऊर्जा को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। कलर की अपना का एक अपना महत्व है। जैसे पुखराज है, जितना येलो होगा, नेचुरल येलो, हीटेड नहीं, वो उतना अच्छा है। नीलम जितना नीला होगा, डायमंड जितना सफ़ेद होगा। तो अपनी कलर सैचुरेशन हर रत्न की जितनी अच्छी होगी, वो दूसरा सी ऐड हो गया, कटिंग ऐड हो गया, 1 सी, सेकेंड सी हो गया कलर, एंड देन क्लैरिटी, मतलब कितना सी थ्रू है। देखिए इंक्लूजन तो हर स्टोन में होता ही है। इंक्लूजन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंक्लूजन मतलब नेचुरल इम्प्योरिटी। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ओ इसमें तो इम्प्योरिटी है, इसमें रेशे दिख रहे हैं, ये है वो है, तो नहीं, नेचुरल तो होगा। तो इसलिए क्लैरिटी वर्ड आता है, नहीं तो क्लैरिटी वर्ड ही नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये तो क्लियर ही होता है। तो क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होती है उस स्टोन की उतनी पावर होती है। और अगर कट कलर क्लैरिटी ज़्यादा है, अच्छा है, तो आप कम वेट का भी पहनोगे तो स्टोन की हीलिंग पावर अच्छी होती है। समझ गया। अगर आपका कोई क्वालिटी इन सेंस, जिसके ये 3 पैमाने आपने बताया, वो अगर थोड़ी कम है तो आप वजन ज़्यादा ले लो, अगर वजन क्वालिटी ज़्यादा है तो वजन कम ले लो। एक आपने जिक्र किया था नेचुरल नॉट हीटेड, है ना, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि आप नेचुरल जेमस्टोन पहनो। नेचुरल जेमस्टोन मतलब कि हमारे धरती से निकला है। सिर्फ कटिंग अलाउड है, कटिंग अलाउड है, यस, क्योंकि किसी भी आकार में निकल सकते हैं वो। और हीट ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा होती है रत्नों में, बिकॉज वो सिर्फ रत्नों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। उसकी नेचुरल पावर से कोई लेना देना नहीं होता है। अब विभिन्न देशों में ये चीज़ें होती हैं, इंडिया में भी होता है। बट जब बात आती है एस्ट्रोलॉजिकली, देन सिर्फ आपको नेचुरल स्टोन पहनना चाहिए। नेचुरल स्टोन में इम्प्योरिटी होती है तो आपको हीट ट्रीटमेंट करके अगर किसी रत्न की खूबसूरती बढ़ा दी गई है, उसको ज़्यादा ब्लू कर दिया गया, रेडिएशन के थ्रू आप लाइट ब्लू कलर के सफ़ायर को बिल्कुल डार्क ब्लू कर सकते हो। जी, रेडिएशन में इतनी पावर होती है। तो वो स्टोन हम एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि आप ना ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। और वो स्टोन थोड़े अफोर्डेबल भी होते हैं, तो कई बार उनके लिए ठीक रहता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको एज एन सब्स्टिट्यूट आप पहन सकते हो, उपरत्न के तौर पे आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो थोड़ा कम सुंदर से ही, इंक्लूजन वाला रत्न से ही आपको नेचुरल पे जाना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आइडियली एक विद इम्प्योरिटीज नेचुरल ज़्यादा बेटर है कि वो दिखने में बहुत सुंदर हो पर हीटेड हो। उससे बेटर है कि विद इम्प्योरिटीज पहन लो पर नेचुरल पहनो आप। इनको पहनने का कोई तरीका है, मतलब जेमस्टोन्स को, या हर जेमस्टोन को पहनने का अलग तरीका है? देखिए जेमस्टोन को पहनने का तरीका होता है, उसका समय होता है, और ऑब्वियसली अभिमंत्रित करना एक शब्द है। अभिमंत्रित मतलब मंत्रों द्वारा उसको, उसमें पावर जनरेट करना एंड अपने से कनेक्ट करना। तो कई बार हम ये कहते हैं कि रत्न जो भाग्य से ही आप पहन सकते हो, रत्न आपको चुनते हैं। हम रत्न को नहीं चुनते, रत्न हमारे से भी पहले, हमारे हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पहले आए हुए हैं रत्न, ठीक है। तो रत्नों को ससम्मान अभिमंत्रित करके तभी पहनना चाहिए। और हर रत्न को के मंत्र अलग अलग हैं, उसकी पद्धति, जी जी जी, उसका समय भी अलग अलग है। वो आप कुंडली और जो भी समीकरण देख के फिर आप बताते हैं? कुंडली देख के तो हम ये बताते हैं कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए और किस पावर का पहनना चाहिए। बट कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, मोर और लेस ये फिक्स है। ये एक समय बताया गया है। और हाँ, मुहूर्त आपको देख के निकालना चाहिए। और ये रत्न जो है ये समस्याओं के हिसाब से रत्न डिसाइड होते हैं, या हर, सपोज करो किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो किसी भी राशि का हो, किसी भी उसका हो, सेम ही रत्न रहेगा, या हर इंसान के लिए उस समस्या सेम रहेगी और रत्न चेंज हो जाएगा? देखिए समस्या सबकी सेम हो सकती है, लेकिन रत्न जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही हो। सप्तम भाव जैसे पति या पत्नी भाव को प्रदर्शित करता है, बट सप्तम भाव को कौन सा ग्रह रूल कर रहा है ये हर किसी की कुंडली में अलग अलग होता है जी। तो सबका समस्या सेम हो सकती है, बट रत्न अलग अलग डेफिनेटली होते हैं। तो एसेंशियली आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली या हस्तरेखा जैसे आपने बताया वो दिखा के उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही करना चाहिए। घर पे खुद इंटरनेट पे सर्च करके डिसाइड नहीं करना चाहिए था कि
या किसी रिश्तेदार को ये बताया गया कि इसके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो इसको ये रत्न बताया था, तो मेरे भी अगर वैवाहिक जीवन में तो मैं वो सेम रत्न पहन लूँ? नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली इंटरनेट द्वारा। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में मेरा ज्ञान है, मैंने कुछ डाल दिया, किसी का और ज्ञान है, उसने कुछ डाल दिया। हो सकता है उसमें जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो सुन के कुछ डाल दिया। इंटरनेट क्या करता है, उसी को कुछ भी डाल दे और वो अपने हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जिसका जो भी उसके वो चीज़ें एल्गोरिदम्स होते हैं वो निकाल के दिखा देगा। तो इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है लर्निंग के लिए, बट उसको मैं 100% नहीं बोल सकती कि उसके रिकमेंडेशन पे आप धारण कर लो। आपको एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से राय मशविरा करके तभी धारण करना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होता है कि आप उसे अंगूठी के रूप में पहने या गले में हार के रूप में पहने, या आप किसी भी स्टोन को कैसे भी पहन सकते हैं, या इसकी भी कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस वेदों के द्वारा ही आई हुई हैं। तो देखिए 3-4 तरीके हैं रत्न को धारण करने के लिए। अंगूठी है और पेंडेंट है, ब्रेसलेट है, और पहले के ज़माने में लोग मुकुट, राजा महाराजा मुकुट में पहनते थे। हाँ जी, मुकुट पहनना प्रैक्टिकल नहीं रह गया तो आजकल लोग मुकुट की बजाय कफलिंक में लगवा लेते हैं, बटन्स में लगवा लेते हैं, बेल्ट्स में लगवा लेते हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले फिंगर में धारण करना चाहिए, बिकॉज अंगूठी के माध्यम से क्या होगा कि स्टोन लगातार टच कर रहा है और सनलाइट से कांटेक्ट में है। क्योंकि आप अगर पेंडेंट के रूप में पहनते हैं, कभी वो आपके वस्त्र के नीचे भी जा सकता है और स्विंग होता रहता है, कभी टच कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट है रिंग, सेकंड है पेंडेंट। क्यों, मोस्टली वो टच करेगा ही, कभी कभी स्विंग भी हो सकता है। आइडियली मतलब बॉडी को टच करना चाहिए, टच करना चाहिए और सूर्य के प्रकाश में रहते हुए टच करना चाहिए सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, 7 रंग मिला दो तो सफ़ेद हो जाता है। उसी रंग को फिल्टर करके फिर ये रत्न हमें हील करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, इसलिए रत्न फिंगर में नंबर 1, सेकंड पेंडेंट, थर्ड ब्रेसलेट। क्योंकि ब्रेसलेट में वो रत्न कहीं भी जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ सलमान खान वो कुछ वो फिरोज़ा पहनते हैं। जी जी जी। तो और इसके बाद आप, बहुत लोग हैं पॉकेट में रख लिया, या फिर वो तो फैशन हो गया कि भाई आप कफलिंक में लगवा रहे हो या बटन्स लगवा रहे हो। कफलिंक में तो प्रैक्टिकली बॉडी को टच भी नहीं करता। जी 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 जी। बट वो लोग अपना, बहुत लोग लकी चार्म मानते हैं कि ये मेरे पास रहेगा और मुझे हील करेगा, उनको उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। बट सही विधि यही 3 तरीका है धारण करने का। पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे वो बाजूबंद में भी पहनते थे, बट आजकल तो वो कल्चर बिल्कुल अलग हो गया है, तो वो तो रिकमेंडेशन होता ही नहीं लोगों का। प्रैक्टिकली ये रत्न भाग्य बदल सकते हैं? मतलब एक अपना एक कॉन्सेप्ट है ना हिंदुइज्म में कि एक भाग्य है, एक आप लिखवा के लाए हो, या आपकी जो भी आपका, जैसे आपने कहा प्रारब्ध है और ये आपके कर्म है, तो क्या ये एक्चुअली में बदल सकते हैं उसको? देखिए रत्न अकेला किसी का भाग्य नहीं बदल सकता जी। प्रारब्ध जो कि बोला गया है, वो देखिए ये एक आध्यात्म का सब्जेक्ट है। आध्यात्म और ज्योतिष बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ज्योतिष आपके प्रारब्ध को ही बताता है कि आपका ये प्रारब्ध रहा होगा, उस बेस पे आपको ये 9 ग्रह ऐसे ऐसे आपको रूल, ये पार्षद है, आपको ये आदेश होगा, आपको ये लाइक जीवन में स्थिति परिस्थिति मिलेगी। कुंडली का काम इतना ही है कि आपकी आने वाली स्थिति परिस्थिति कैसी हो सकती है वो बताना। बेसिस अभी तक आपका जो भी प्रारब्ध रहा है, आपके पिछला कर्मा जो आपने एक्शन किया है उसका रिएक्शन क्या क्या होने वाला है, वो ज्योतिष बताता है। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदलता है। हाँ ये है कि रत्न है, पूजा पाठ है, वो आपको बदलता है। प्रारब्ध जो रिएक्शन आना है वो तो आएगा ही, जो प्रारब्ध आना है वो तो आएगा ही, वो कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ज्योतिष के थ्रू आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि उसको आप एक्सेप्ट करो, और उसको एक्सेप्ट करते हुए, दुख सुख सहते हुए आप अपना बेस्ट करो। रत्न पूजा पाठ आपको उसके लिए कैपेबल बनाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने अपने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, देन आप कुछ भी कर सकते हो। उसको आप ये कह लो भाग्य बदलना या कुछ भी कह लो, हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं, बट हाँ प्रारब्ध किसी का नहीं बदला जा सकता। ये जो 9 रत्न हैं, ये ग्रहों से जोड़ के इनको देखा जाता है, तो इनके बारे में बताइए। मतलब कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है और कौन सी राशि से वो एसोसिएटेड होता है, या किसी राशि से एसोसिएट होते हैं रत्न, या सब अलग अलग होते हैं?
रत्न राशि से भी एसोसिएटेड होते हैं और ग्रहों से भी एसोसिएटेड होते हैं। अगर मैं इनका चक्र तैयार मतलब आपको समझाना चाहूँ, 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ इन्हीं 9 ग्रहों द्वारा ही रूल होती हैं। मतलब यही 9 ग्रह, जैसे अब 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, तो कोई कोई ग्रह ऐसे हैं जो 2 राशियों को रूल करते हैं, ठीक है। अब हर ग्रह के अपने एक रत्न हैं, ठीक है। तो ये चेन हो गई, रत्न के ऊपर राशि, रत्न के ऊपर ग्रह, ग्रह के ऊपर राशि। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, सोलर सिस्टम या ज्योतिष शास्त्र के ये 9 ग्रह हैं। सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हील करता है रूबी। रूबी जिसको माणिक्य बोला गया है, मणिराज। रूबी सबसे, या मणि बोल लो, आपने बहुत पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा मणि। हाँ। आजकल वो शब्द काम में नहीं लिया जाता, समहाउ लोग इतना बोलचाल में नहीं आता वो। देखिए बहुत लंबा सब्जेक्ट है। पिछले 200-300 सालों से सनातन कह लीजिए, ज्योतिष कह लीजिए, इनके प्रभाव को बहुत ज़्यादा शून्य करने की कोशिश करी गई है, तो इसलिए इसको बहुत लोग अंधविश्वास में ले लिए। बट अब ठीक है, समय आया है, धीरे धीरे लोग उधर देख रहे हैं। हाँ, तो मणि तो सबसे महंगा रत्न है। लोग हीरा को सबसे महंगा समझते हैं, बट हीरे से भी महंगा है मणि। और आप देखोगे हर देवी देवताओं को रत्न प्रिय है। माता दुर्गा को रत्न प्रिया बोलते हैं, उनका नाम है रत्न प्रिया। तो हाँ, आपका जो प्रश्न था, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह सूर्य की ऊर्जा को मणिराज, मणि प्रदर्शित करता है। चंद्र की ऊर्जा को मोती, चंद्र शीतल है, मोती एक शीतल वो है, तो उसकी ऊर्जा को वो रिप्रेजेंट करता है और हील करता है। ऐसे मंगल है, मंगल है वॉरियर, योद्धा है। तो मंगल के स्टोन है मूंगा। मूंगा का स्वरूप आजकल आप देखते होंगे ट्रायंगल होता है। हाँ। कुछ लोग कैप्सूल टाइप में पहनते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल टाइप में पहनते हैं। ट्रायंगल ज़्यादा अच्छा है, जो वो थोड़ा शस्त्र रूप को प्रदर्शित करता है। अच्छा जी, हर ग्रह का एक स्वरूप भी बताया गया है। बृहस्पति है, बृहस्पति का रत्न है पुखराज। बृहस्पति जैसे एक अच्छा सलाहकार, देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। शुक्र सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, इसलिए उसका सबसे सुंदर रत्न हीरा बताया गया है। हीरे से आप देखोगे जनरली ही स्वतः सारी स्त्रियां बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं, हर कोई ही। तो शुक्र वैसे भी आप देखिए विज्ञान में भी सबसे चमकीला, सबसे सुंदर ग्रह बोला जाता है। आज की डेट में जो विज्ञान कहता है। और शुक्र हजारों साल हमारे ज्योतिष में बता दिया गया कि वो सबसे सुंदर ग्रह है, जिसको शुक्र रूल करता है। वो बहुत सुंदर होता है, बहुत आकर्षण होता है उसके अंदर, और उसका रत्न भी सबसे सुंदर है। यूनिवर्स का सबसे सुंदर चीज हीरा माना गया है जी। शनि का रत्न है नीलम, शनि न्याय के देवता हैं, तो नीलम, और नीलम से लोग बड़ा डरते भी हैं, उसकी अलग ही एक कहानी है, उस पर भी हम डरते हैं ओवरऑल। हाँ, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत भ्रांतियाँ फैलाई गई पिछले 200-300 सालों में ज्योतिष को लेकर के, ग्रहों को लेकर के। ऐसा बता दिया गया कि लाइक जो इसकी बात भी करेगा वो तो कम पढ़ा लिखा है, और मतलब उस पर तो लोग बात भी नहीं करना चाहते। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कौन से रत्न का कौन से लॉर्ड ग्रह या ग्रह हैं। और राहु केतु है। राहु केतु एक छाया ग्रह है। राहु केतु का आप देखोगे कि वो हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। तो राहु हमेशा, कभी भी देखोगे, वैसे साइंस में उसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोल सकते हैं। तो राहु का रत्न है गोमेद। गोमेद जो शब्द आया है वो गोमूत्र से आया है, उसी कलर का होता है। और केतु का रत्न है लहसुनिया, जिसको कैटसाइट बोलते हैं जी। तो वो केतु की एनर्जी को हील करता है। शनि का जिक्र आया बीच में, और शनि का तो ऐसा खौफ है, मतलब एटलीस्ट बना दिया गया है कि शनि की 7.5 लग गई मतलब आपका जीवन, यू आर डूम्ड। सो कितना सच है इसमें, और क्या है ये शनि महाराज? और पहली बात तो क्या वो सही में उतने भयावह हैं जितना इनको बनाया गया है? और अगर किसी को शनि की दशा चल रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसका उत्तर एक अभी मेरे दिमाग में आया है कि सपोज करिए आप हो और आपको बोला जाए कि आपके कर्मों का हिसाब होगा, और ये रहे जज, लेकिन सही कर्मों का हिसाब होगा, आप कैसा फील करोगे? डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहे। कर्म कैसे रहे, बस आप समझिए वो शनि देव ना, वो जज ही हैं। और कलयुग में क्या है कि लोगों को अपने ना अच्छे बुरे कर्मों का तो सबको पता होता है। और जो आप समझिए शनि देव सबसे प्यारे ग्रह हैं, वो आपके प्रारब्ध को काट देते हैं। आपने गलत किया, इमीडिएट खत्म करो, हिसाब किताब क्लियर करो। हाँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन वो लोग डरते, थोड़ा सा डरा दिया गया, भैया न्याय के देवता हैं, न्याय करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा बोला गया कि आप नीलम पहन लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शनिदेव
कर्मा बैलेंस करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ खराब हो जाएगा। या जो लोग अपने कर्मा को बैलेंस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो नीलम अवश्य धारण करें। और जो लोग अपने कर्मों से डरते हैं, उनको पता है कि मैं तो कभी नहीं सुधरूंगा, मैं गलत ही करूंगा, उनके लिए नीलम नहीं है। शनि की दशा में एसेंशियली नीलम पहनना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि आप दशा में पहने, पूरी कुंडली एनालिसिस करते हुए, क्योंकि देखिए हर कुंडली में कुछ ग्रह आपके लिए योगकारी होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो योगकारी नहीं होते हैं। तो अब शनि की दशा तो सबके जीवन में लगेगी। 120 वर्ष की आयु में 19 वर्ष की दशा शनि देव को दी गई है कि आप रूल करोगे, लेकिन वो शनि देव आपकी कुंडली में योगकारी होकर के बैठे हैं या फिर आपके अगेंस्ट होकर के बैठे। अगेंस्ट तो नहीं है, मतलब उनको वो घर दे दिया गया जो जीवन में शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है या रोग को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिर नहीं पहनना चाहिए। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या रेकमेंड करते हैं। एक राशि का जिक्र आया था, जो कि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब फंडामेंटल बेसिक्स वही है, उसी पर टिका हुआ है सब कुछ। पर उस राशि को लेकर बहुत कन्फ्यूजन भी है। मतलब मुझे मेरी माँ ने बताया मेरी राशि एक्स है, मैं इंग्लिश में देखता हूँ तो अलग है। कोई कहता है सन साइन फॉलो करो, कोई कहता है मून साइन फॉलो करो, इनमें फ़र्क क्या है? मतलब एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चले कि मेरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरी राशि कौन सी है और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, ये राशि का कन्फ्यूज़न ना मेरे ख्याल से 90% लोगों को है। क्योंकि राशि जैसे पाश्चात्य संस्कृति में सन साइन को बहुत ऊपर रखा गया है। वो सन साइन बस बताते हो, जो पूरे महीने लाइक 14-15 तारीख को कोई ना कोई संक्रांति होती है ना, तो वो एक महीने की संक्रांति हो, मतलब सूर्य जनरली एक राशि में एक महीने के लिए रहते हैं, तो वो सन साइन कह लो, उसको आप ज़ोडिएक साइन कह लो। तो अगर आप पाश्चात्य और राशि क्या होती है, सबसे पहली बात तो राशि आपका डे टू डे या मंथली आपकी जो जनरल प्रेडिक्शन होता है उसको दिखाता है। अब राशि से लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, बिकॉज राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर डे टू डे प्रेडिक्शन होता है कि आज ये होगा, आज ऐसे होगा, ये चीज़ होगी। और सूर्य राशि यानी ज़ोडिएक साइन या सन साइन के आधार पर आपका मंथली प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, राशि के ही आधार पर सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है वो पूरी कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर, बट इससे लोग परिचित हैं। तो अब बात आई कि कौन सी राशि है एक्चुअल में। तो देखिए, सन साइन और मून साइन, वैदिक ज्योतिष में मून साइन या आप चंद्र राशि कह लो, उसको सबसे ऊपर रखा गया है। चंद्रमा मनसो जाता है बोला गया, चंद्रमा आपके मन का स्वामी है। इस वजह से जो डे टू डे प्रेडिक्शन होता है वो सबसे प्रेसाइज चंद्र राशि द्वारा होता है। और चंद्र राशि डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पर ही आपको पता चलेगा, प्लेस ऑफ बर्थ डेफिनेटली प्लेस। और इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइन होता है वो सूर्य संक्रांति को दिखाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक संक्रांति बहुत सेलिब्रेट करी जाती है, मकर संक्रांति, है ना। तो उस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव और 1 महीना तक मकर राशि में रहते हैं। अब वैसे ही मकर के बाद कुंभ में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन सन साइन में भी आपको क्लियर हो गया हो, जो मैंने एसेंशियली वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलता है, इन द सेंस कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपकी ये राशि है, इससे ये हुआ था। बट वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इंडियन मतलब सूर्य राशि को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है वैदिक ज्योतिष में, उसको लग्न कुंडली में है उसका प्रभाव। बट डेली प्रेडिक्शन के लिए सूर्य राशि को नहीं बोला गया है, डेली प्रेडिक्शन के लिए चंद्र राशि को ही बोला गया है। और इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है, मैं सूर्य राशि के ऊपर मैं आपको भी बताऊंगी, इसके बाद पहले ये वाला प्रश्न मैं क्लियर कर दूं। तीसरा हो गया, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा नाम के जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से मेरी राशि, हाँ उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत पहले जब हमारे मुगल्स नहीं थे, पहले राशि के नाम से नाम रखा जाता था। हाँ, तो अब वो क्या, नाम तो अब कुछ भी रख लेते हैं, हम लोग बोलते हैं राशि, ऐसा नहीं है। मतलब बिकॉज पहले नाम ही राशि की वजह से रखे जाते थे, तो इसलिए वो ऐसा सही बैठता था वो। पर अब लोगों ने उल्टा करना शुरू कर दिया उसको, अपनी इच्छा से नाम रख लिया और फिर सोचते हैं मेरी राशि बदल गई। ऐसा नहीं होगा। जी। तो आइडली से हम भी, जब बच्चों का जन्म होता था घर में, तो पहले पंडित जी आते थे, वो कुंडली और जैसे आपने बताया प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो एक राशि बताते थे, उस राशि के हिसाब से नाम रखा जाता था। बिल्कुल। उसके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उन्हीं पे नाम रखना है आपको। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, यही उसके पीछे यही प्रक्रिया होती थी। एक चीज़ मैं अपनी ओर से और ऐड करना चाहूँगी सूर्य राशि को लेकर के। जैसे आप अभी देखिए, एक देश है अमेरिका, लाइक
वो अमेरिका का क्या ग्रेस है कि वो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अमेरिका के थ्रू। तो उसमें जैसे सूर्य राशि का भी, ज़ोडिएक साइन का भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, वो वो ग्लोबली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो गलत है। आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर सूर्य राशि भी अलग होती है, करीब 5-6 दिन का डिफरेंस आता है। सूर्य संक्रांति अगर इंडिया में 14 तारीख को हुआ है तो अमेरिका में वो 14 तारीख को नहीं होगा, वो 4-5 दिन आगे या पीछे हो सकता है। तो इस वजह से जो लोग सूर्य राशि भी एक स्टैंडर्ड पे देखते हैं वो ठीक नहीं है। वो डेट्स आइडली शिफ्ट हो जाएंगी अगर आप सूर्य राशि देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका में 3-4 टाइम जोन है, ठीक है, वहाँ पे हर जगह अलग अलग होता है, तो वो स्टैंडर्ड इसमें नहीं सेट किया जा सकता। वो जो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जो डेट्स फिक्स कर दी गई हैं वो डेट्स आइडली हर देश के हिसाब से सरकेंगी। वो अपने जेमस्टोन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और जैसा कि आपने बताया कि जो जेमस्टोन्स की रिकमेंडेशन है वो काफ़ी हद तक कुंडली पर डिपेंडेंट है, मतलब और कुंडली वो एसेंशियली ज्योतिष का भाग है, का उसका बेस है या उसका भाग है ना। तो क्या ज्योतिष सही में भाग्य बता सकता है आपको, मतलब भाग्य इन सेंस भविष्य बता सकता है क्या आपको? जी देखिए, ज्योतिष जो है आप ये मान के चलिए कि पिछले प्रारब्ध यानी आपके कर्मा के आधार पर जब एक इंसान जन्म लेता है उस टाइम वायुमंडल में ये 9 ग्रह कैसे अलाइंड है, वो हो गई कुंडली। वायुमंडल में 12 राशियों में 9 ग्रह कहाँ कहाँ अलाइंड है और उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, उस कौन सी किरणें, क्या एक वातावरण में उसका जन्म हुआ, वो हो गई आपकी कुंडली। उस बेस पर हम भविष्य की पॉसिबिलिटी बताते हैं। भविष्य कोई 100% नहीं बता सकता, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट भविष्य की पॉसिबिलिटी कि भाई ये ग्रह यहाँ पर अलाइंड है, इस समय इस कालचक्र में ये इस परिस्थिति में ये जातक होगा, फिर आता है आपका कर्मा। सपोज करिए किसी की कुंडली में कोई योग आ गया, राजयोग आया है, प्रारब्ध में के वजह से वो राजयोग लेकर के आया, तो एक बहुत अच्छे घर में उसका जन्म हो गया, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक अच्छे कॉलेज में जा रहा है, बट वहाँ पर आपके कर्मा भी तो होंगे, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है और सब कुछ एक्सेस करना बहुत आसान है, वहाँ पर आपके कर्मा का रोल। उसने सब कुछ एनेबल कर दिया, पर फिर भी करना तो आप ही को है ना आखिरी में। अगर आप फिर भी आप चाहो तो आप उसको वहाँ से भी बिगाड़ सकते हो, और अगर चाहो तो अगर उतना अलाइन ना भी हो तो वहाँ से बना भी सकते हो। वो उतना ही मुश्किल और आसान हो जाएगा आपके लिए, पर किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली भविष्य तय किया जा सकता है, लेकिन उस भविष्य में आपके कर्मा क्या होंगे ये ज्योतिष नहीं बताएगा। हाँ, ज्योतिष तो उस वक्त तक का क्या प्रारब्ध, क्या कैरी फॉरवर्ड करके आप लेके आए वो बताएगा। आगे तो गोइंग फॉरवर्ड आपको जो कर्म करोगे उसके हिसाब से जीव रहेगा। एक चीज़ आपने बताई कि अभी एक्चुअल में हुआ, मेरे एक दोस्त के बच्चा हुआ, उन्होंने कोई लिटरली मुहूर्त निकाल के सीजेरियन डिलीवरी करवाई। अब अगर आप उससे देखो तो जो आप जन्म कुंडली बनाते हो उसमें 3 चीज़ें हैं, वक्त, प्लेस एंड डेट, है ना। आप आज की तारीख में तीनों चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। आप देश के किसी भी कोने में ले जाके बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हो, डेट और टाइम दोनों आप डिसाइड कर सकते हो, मतलब विद इन दैट विंडो। तो फिर उसका क्या रेलेवेंस रह गया, मतलब उसका कोई रेलेवेंस फिर है उस मुहूर्त का, अदर ये आप वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया है आपने? बिल्कुल है। आपने बोला कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर तो आप, ऐसा नहीं है। ये वही कंट्रोल कर सकता है जिसने वो व्यवस्था अर्जित करी है अपने पुरुषार्थ, अपने कर्मा के दम पे, कि वो हॉस्पिटल चुना, ऐसे डॉक्टर चुने, ऐसी व्यवस्था चुनी कि उन्होंने समय बताया कि इस टाइम पे आप डिलीवरी करो, ये भी तय होता है। नहीं, पर अगर उसने वो जयपुर की जगह बैंगलोर चूज़ किया होता जस्ट बिकॉज कि बैंगलोर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज़्यादा सूटेबल हैं और वो फ्लाइट लेके बैंगलोर में जाके वहाँ डिलीवरी करवाए, तो क्या बच्चे का भविष्य बदल जाएगा? ऑब्वियसली, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का तो प्रभाव पड़ता ही है वहाँ के। फिलहाल मुंबई टू बैंगलोर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यूएस मान लो, हाँ बिल्कुल होता है। तो एक चीज़ होती है वहाँ पे नेचुरली होना, एक होता है कि आपने प्लान किया कि मैं उस टाइम पे वहाँ जाऊँ और वहाँ पे डिलीवरी इस टाइम पे इस दिन करवा लूँ। आप समझिए उस डॉक्टर ने आपको ये फैसिलिटी दी कि आप ये मुहूर्त चुन के उसमें आप डिलीवरी करवा सकते हो। ये पुराने भी आप जितने भी वैदिक कहानियां हैं आप उसमें भी देखो, गर्भाधान ही मुहूर्त के अकॉर्डिंग होता था, एंड डिलीवरी भी कई बार लोग तो आप समझिए, अगर आप एक इंसान के अंदर शक्ति है तो अपनी मृत्यु भी रोक सकता है। भीष्म पितामह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गर्भाधान भी मुहूर्त के अकॉर्डिंग हो सकता है।
एंड डिलीवरी एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने ये सहूलियत दे दी कि ठीक है 10 दिन का आपके पास टाइम है, इस 10 दिन के अंदर में आप अपने किसी भी जिनसे भी राय लेना चाहते हो आप वो टाइम बता दो, तो वो तो भाग्य है कि वो बच्चा ऐसा भाग्य लेके आया है कि उसके लिए पहले ऐसी व्यवस्था करी जा रही है कि एक अच्छे अलाइंड, अच्छे ज्योतिषीय माहौल में वो जन्म ले, ये उसका भाग्य है। क्या शादी विवाह के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है? बिकॉज ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है, 36 गुण मिलाए जाते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी? और अगर कुंडली ना मिले तो क्या उसका कोई समाधान है या आइडियली उनको शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए ये तो एक विश्वास का सब्जेक्ट है। अगर कोई कुंडली में विश्वास करता है तो डेफिनेटली कुंडली मिला के ही करना चाहिए, और जो विश्वास नहीं करता उसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए कुंडली मिलाने का मतलब ये होता है कि कंपैटिबिलिटी मिलनी चाहिए दोनों की, और ऐसा नहीं है कि जो लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं उनकी शादियां टूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि वही चीज़, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर कहीं जाना है, आपने गूगल मैप लगा लिया तो आसानी से पहुंच जाएंगे। और कुंडली मिलाने से क्या होता है कि आपके प्रारब्ध को ध्यान में रख कर आपका जो जीवन साथी है वो इस हद तक कंपैटिबल रहता है कि आपकी एक जो जीवन नैया है ना वो थोड़ा आराम से पार हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुंडली आपने मिला लिया तो कोई सुख या दुख नहीं आएगा, अपने भी तो कर्मा है, अपना भी तो प्रारब्ध वो आएगा। लेकिन ये है कि जिसको आप अपना जीवन साथी बना रहे हो वो कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जीवन आसान हो जाएगा। ऑल्सो ये कि मांगलिक नाम की चीज़ होती है, शादियों में ज़्यादातर ये समस्या आती है कि वर वधू है या मांगलिक है या वधू मांगलिक है, और फिर वो आजकल तो ये भी रिचुअल है, वो कुत्ते से शादी करा दो, पेड़ से शादी करा दो, वो सब जो होता है, तो वो कुछ उसका मतलब पॉइंट है या वो पॉइंटलेस एक्सरसाइज है? पहली बात तो मांगलिक एग्जैक्टली होता क्या है, और अगर कोई मांगलिक है तो उसका फिर समाधान क्या है? जी देखिए 9 ग्रहों में ना हर ग्रह की ऊर्जा अलग अलग है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ऊर्जावान ग्रह है, उसको वॉरियर योद्धा हम बोलते हैं, सेनापति बोलते हैं। जैसे सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है तो मंगल को सेनापति, मतलब जहाँ भी लड़ाई युद्ध की बात होगी वहाँ मंगल की एनर्जी चाहिए। अब जो लोग मंगलिक हैं, मंगलिक मतलब उनका मंगल बहुत पावरफुल है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो हर जगह एक योद्धा के जैसे बिहेव करेंगे। गृहस्थ जीवन में क्रोध और हाइपर मतलब टेम्परामेंट आपका बहुत हाई है, वो गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, उससे कलेश होते हैं। और अगर किसी आपके पार्टनर ने छोटी सी भी गलती कर दी तो उस पर बड़ा रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से विवाह टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और विवाह नहीं टूटता तो कई बार क्या होता है, सामने वाला इतना घुट जाता है कि उसको बहुत हाँ, और आपको पता है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मांगलिक लोग जो है वो विशेष ऊर्जा के होते हैं, उनका विवाह मांगलिक पर्सन से ही करना चाहिए। मतलब कुंडली को बैलेंस करके ही विवाह होना चाहिए जी। और जनरली क्या होता है कि देखिए विवाह जो है ना आज की डेट में उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, और ज्योतिष के द्वारा भी ये चीज़ समझी गई है कि विवाह देखिए 180 डिग्री पर जो हाउस होता है ना वो विवाह का घर होता है, लग्न अपना होता है 180 डिग्री। तो ऐसा माना गया है कि जो पिछले जन्म में या पिछले कार्मिक में जो सबसे बड़ा शत्रु होता था वो आपका लाइफ पार्टनर बन के आएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग बोलते हैं कि मतलब जिससे आप प्यार करते हो वो 7 जन्म तक आपके साथ आता है, पर ये आपका शत्रु होता है वो। अरे ये राजयोग की बड़ी चर्चा होती है ना कि इनकी कुंडली में राजयोग है। एसेंशियली राजा महाराजाओं के टाइम में समझ में आता था कि राजयोग मतलब ये शासन करेगा, है ना, प्राइमरली। अभी आज के इस कॉन्टेक्स्ट में राजयोग का क्या मतलब है, और मतलब राजयोग ये जन्म के साथ ही होता है या कुछ आप अपने, जैसे कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इन चीज़ों की हेल्प लेकर के भी उस पर काम किया जा सकता है? देखिए राजयोग का मतलब जो है, लोग सोचते हैं शासन करना मतलब राजा बनना इज राजयोग। नहीं, राजयोग ठीक है, हाँ शासन करना मतलब आपके पास विशेषाधिकार है, हाँ अधिकार है, आप क्रोध कर सकते हो, आप कुछ भी मतलब आपके पावर, यस जी। और एक होता है राजयोग मतलब राजाओं के समान जीवन। तो कलयुग में आप देखोगे बड़ा आसान है, ऑलमोस्ट बहुत आसानी से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और राजाओं के समान जीवन मतलब कि आप देखिए पुराने टाइम में जिसके पास वाहन होता था वो राजा के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। हाथी घोड़ा सबके पास नहीं होते थे, आजकल राजयोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के पास है। तो राजयोग कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध तय करता है।
प्रारब्ध, राजयोग मतलब जो आप अपने कर्मा में लेकर के आए हो, वही राजयोग है। पुराने जीवन से जो किया है। और उसमें राजयोग की पावर होती है, राजयोग, महाराजयोग, विशेष राजयोग। तो वो डिपेंड करता है कि ठीक है आपके पास ये फैसिलिटीज़ भी है और पावर भी आ गई है आपके पास। तो वो डिफरेंट डिफरेंट राजयोग होते हैं जी। और सब प्रारब्ध से आता है, सब प्रारब्ध से आता है। हाँ, उसको सस्टेन करना या और बढ़ा लेना अगेन कर्मा जी। आपको वो व्यवस्था मिल जाएगी, आप राजाओं के समान जीवन व्यतीत कर रहे हो, शासन करने का अधिकार आ गया आपको। अब अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। वहां पर आपके कर्मा का, आप नवीन कर्म ऐड कर रहे हो उस सिचुएशन में। तो जो आप नवीन कर्मा ऐड करोगे वो आपका अगले जीवन का प्रारब्ध बनेगा या उसका इस जीवन में भी इम्पैक्ट? इस जीवन में भी हो सकता है, अगले जीवन में। अब वही है कि अगर किसी ने, देखिए अध्यात्म का ये सब्जेक्ट है, जिसने बहुत ज्यादा पाप कर लिए उसका अगले जीवन तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जिसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, छोटे मोटे गलतियां हो गई जाने अनजाने में, उसका इसी जन्म में हिसाब हो जाता है, जो जहाँ तक मेरी समझ है। अब वो घड़ा भरता जा रहा है तो पता नहीं कितने जन्मों तक जाएगा। एक लोगों की जो बहुत कॉमन समस्या है वो एसेंशियली या तो शादी विवाह को लेके होती है या बिजनेस को, करियर को लेके होती है। जॉब नहीं लग रही या ना बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो इसका कोई एक मतलब कॉमन समाधान है सबके लिए? सबके लिए इंडिविजुअल देख के ही किया जा सकता है? सबके लिए या कुछ ऐसा एक ब्रॉड वो हो कि ये तो सभी को कर लेना चाहिए, उसके अलावा आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन ले सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जो कॉमन है, सबको पता है कि भाई बिजनेस में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी झूठा प्रचार आप मत करो, ये सब तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ तो सबको फॉलो करना चाहिए। बट कुंडली द्वारा, हाँ, कुंडली द्वारा ऑब्वियसली सबके अलग अलग रीज़न होते हैं और अलग अलग ग्रहों की सबकी व्यवस्था होती है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है। और लोग एक चीज़ में और आपको अपनी ओर से, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग एस्ट्रोलॉजर को ये समझते हैं कि हम इनके पास आएंगे मेरी सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो एस्ट्रोलॉजर को बता देना चाहिए कि भाई हो सकता है कि आपकी समस्या 30% तक सॉल्व हो जाए, बट आपको ये भी झेलने पड़ेंगे, और या हो सकता है सॉल्व ही ना हो, आप अपने आप को मजबूत बना लो, रेडी हो जाओ। ये काम होता है एक एस्ट्रोलॉजर का। वो आपका भाग्य थोड़ा ही बदल सकता है। एक क्वेश्चन, जिससे मैं भी अंगूठी पहनता हूँ आप ही के रिकमेंडेशन पे, तो एक जो कॉमन सवाल दिमाग में आता है कि जेमस्टोन्स को हमेशा पहन के रखना चाहिए या कभी हमें उतारना चाहिए, सोते वक्त उतारना चाहिए, नहाते वक्त उतारना चाहिए, इसका कुछ रूल्स हैं? या और वो भी क्या सभी जेमस्टोन्स के लिए अलग अलग हैं या कॉमन हैं, और है तो क्या रूल हैं वो? देखिए, जो वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि रत्न जो है वो सुप्तावस्था में काम नहीं करते हैं। सुप्तावस्था मतलब आप सो रहे हैं जब सो रहे हैं या सायंकाल हो गया, क्योंकि रत्नों का सारा संबंध ज्योतिष है। इसका नाम ही ज्योतिष है। सूर्य, ज्योति के ईश, सूर्य देव, सूर्य से संबंध है। और जैसे आपने कहा था कि लाइट चाहिए इसको, तो जब सन इज डाउन तो फिर लाइट, नेचुरल सनलाइट तो नहीं है ना फिर? जी, आप उतार के रख सकते हो। और पुराने समय में राजा महाराजा हमारे जो हुआ करते थे, वो हमेशा सारे आभूषण उतार के ही सोते थे, जिसमें रत्न जड़ित आभूषण पहनते थे। ये भी है कि बिना रत्नों के जड़ित आभूषण धारण ही नहीं करना चाहिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और इसलिए सुप्तावस्था में आपकी इच्छा है आप उतार के रख सकते हैं। एक कॉमन वो है कि गुमने का डर रहता है, इसलिए लोग पहन के भी सो जाते हैं। लेकिन ये वहम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रत्न हमने पहन लिया तो हम उतार नहीं सकते। आप उतार सकते, जब तक पहनेंगे आपको हीलिंग देगा, नहीं पहनेंगे नहीं देगा। लेकिन आइडियली जब तक सूर्य का प्रकाश है आप धारण करके रखिए, उसकी हीलिंग आपको मिलती रहेगी जी। और नहाते वक्त वगैरह उतारना चाहिए इसे या नहीं? किसी भी स्थिति परिस्थिति में रत्न को उतारने का कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जी। एक सवाल, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बिना रत्न जड़ित तो आभूषण पहनने ही नहीं चाहिए, जो कॉन्सेप्ट था, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों? देखिए, ये भी अध्यात्म का सब्जेक्ट है। ऐसा बोला गया था कि कलयुग में जहाँ गोल्ड में कलयुग का वास है, कली का वास गोल्ड में है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कभी नहीं धारण करना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ रत्न जरूर जड़ित होने चाहिए। एक बहुत ही कॉमन जो प्रैक्टिस है ज्योतिष में वो है हस्तरेखा देखना जी। तो ये हस्तरेखाओं में क्या सब कुछ मालूम चल जाता है? मतलब सब कुछ इन द सेंस
क्या क्या मालूम चल जाता है। और इन सेंस क्या, हर इंसान की हाथ की रेखाएं मैंने देखी हैं, वो वक्त बदलती हैं वक्त के साथ। तो बचपन से जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है रेखाएं बदलती चली जाती हैं। तो क्या वो भाग्य बदलने की निशानी है या वो जस्ट मिट गई? देखिए, हस्त विज्ञान, हस्तरेखा को पढ़ना भी जैसे एक ज्योतिष शास्त्र है कि आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप किसी के बारे में बता सकते हो, उसका भविष्य बता सकते हो, भविष्य की पॉसिबिलिटी बता सकते हो, वैसे ही हस्तरेखा के थ्रू भी आप किसी की भविष्य की पॉसिबिलिटी बता सकते हो। बट इसमें डिपेंड करता है कि बताने वाला कैसा है ना। अगर हर चीज़ में, हर चीज़ में, जी नॉलेज लेवल तो डिपेंड करता है ना। जी जी। तो अगर वो पारंगत है तो वो आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, और मस्तिष्क रेखा के थ्रू बहुत कुछ बता सकते हैं। थंब के ये जो अंगूठे की ये होती है फिंगरप्रिंट्स, हाँ, उसके थ्रू, तो सब अलग अलग विज्ञान है। हस्तरेखा बहुत प्रचलित है, तो उसमें लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, हस्तविद आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो, जान सकते हो। जी ठीक है श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली। आपके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और हम मैम से दोबारा वक्त लेंगे और उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, एंड आई होप कि दर्शकों को मेरा जो भी हमारा संवाद है वो पसंद आए। थैंक यू सो मच।